हेलो नमस्कार दोस्तों, एमआर के स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम एएलपी के जो प्रीवियस पेपर हैं या प्रीवियस जो मैथ के क्वेश्चन हैं उन्हें हम करा रहे हैं। तो ये उसका चौथा सेट होगा। कौन सा सेट होगा? ये चौथा सेट होगा। और चौथा सेट किस डेट में होगा आपका? ये जो 10/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उसको हम कराने वाले हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा नेक्स्ट मानो जो एग्ज़ाम होगा, जो अपकमिंग वैकेंसी है एएलपी और टेक्नीशियन की, तो जैसा आने वाली है तो उसमें ये पता चल जाएगा कि जो पेपर का लेवल होता है वो कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो उससे हम थोड़ा बढ़ के ही चलेंगे। उससे जो अब की बार लेवल आएगा वो थोड़ा हल्का प्लस ही होके आएगा। तो कुल मिला के इस सब को देखना नहीं भूलें, जिससे कि आपको आगामी जो परीक्षा है उसमें ये आपको मदद करेंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं। तो ये हमारा गूगल प्ले स्टोर पे एमआर के स्टडी नाम से एप्लीकेशन आ चुका है, जिसे अधिक से अधिक लोग डाउनलोड करें। और जो जो भी सारी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं इन सभी की जो पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ आपको किस पे मिलेंगी? हमारे एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करें जिससे आपको ये सारी चीज़ प्राप्त हो सकें, जैसा कि फ्री टेस्ट है, पीडीएफ है, नोट्स वगैरह हैं। तो वगैरह वगैरह चीज़ ये आपको कहाँ से मिलेंगी? आपको एप्लीकेशन से ही मिलेंगी। तो कृपया करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और उस पर प्रीमियम क्लास भी हैं आपके, और पेड प्रैक्टिस सेट भी हैं डिफरेंट एग्जामों के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें और इसे डाउनलोड करें। तो देख रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है। कितना दिया है? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 2। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? कॉट थीटा की। तो हम देख लेते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोसेक थीटा ये दिया है आपका, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया है? तो एक हमें चीज़ पता है कि जैसे हम वर्गांतर लगाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जैसे x माइनस 1/x कर लिया और दूसरे में क्या कर लिया? x प्लस 1/x। अब जैसे ये वर्गांतर लगा लिया और अब वर्गांतर हम जो लगाएंगे चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 2। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देख लीजिए, हमें पता है कि क्या होता है कि सर्व संख्याएं होती हैं वो क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। यही होता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, तो ये क्वेश्चन तुरंत निकल आएगा। अगर इसे आप समझ लोगे तो ये क्वेश्चन ये मानो 20 सेकंड में निकल आएगा। अब इसे आप देख लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, दोनों पर वो वर्ग बीच में अंतर, तो हम क्या लगा देते? वर्गांतर। तो एक में क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा प्लस माइनस के कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस के कॉट थीटा इक्वल टू कितना? 1। अब यहाँ देख लीजिए, अगर अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 दी हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसकी वैल्यू 2 दी हो तो ये 2 किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो हमें ये कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। यही तो हुआ।
अब इससे मुझे ये पता चल गया कि अगर ऐसी सिचुएशन दी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर प्लस का दिया हो जैसे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है, और जो सब समीकरणों में आ रहा हो यहाँ पे क्या दिया हो, सेक थीटा या टेन थीटा दिया हो, तो इस कंडीशन में बराबर जो दिया हो उसे हम क्या करने की कोशिश करेंगे, एक कोशिश करने की करेंगे। तो इसे एक करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1/2 को गुणा करना पड़ेगा, और इधर अगर ये खत्म करने पड़ेंगे तो यहाँ किसी एक को हमें काटना पड़ेगा। तो ये माइनस का यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2, अर्थात यहाँ भी 1 हो जाएगा और ये भी आपस में कर सकते हैं, जिससे हमें किसी एक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ देख लीजिए आप, अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना दिया है 2, तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट इसे ना निकालते हुए कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा वो सॉरी यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, तो कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं 1/2। अब ये दोनों आपके समीकरण हो गए, इसे हम क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर ऐड करने पर क्या होते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक थीटा तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2। अब निकाल लीजिए, 2 प्लस 1/2 करो, 2 दूनी 4 1 5 5/2 हो जाएंगे। तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। अब 2 इधर गुणा में अगर बराबर की इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का वो गुणा होगा या भाग, तो भाग हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 हो गया। अब मुझे ये पता चल गया कि 5/4 कोसेक थीटा की वैल्यू है। अब निकालना किसका है, कोट थीटा का। तो हम किसी भी समीकरण में एक में रख देंगे, जैसे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, तो यहाँ 5/4 प्लस क्या रख देंगे कोट थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ देख लो 2, एक शॉर्ट तरीका और आपको बताएंगे, अभी देख लो। तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस के 5/4। अब यहाँ 4 दूनी इसके बट्टे 1 मान के 4 दूनी 8, 8 माइनस के 5/4 क्या हो गया 4, और 8 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 3/4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा कंडीशन होता है, अगर ऐसी सिचुएशन दी है तो हम क्या करते हैं, एक बार तो जोड़ के निकाल लेते हैं, एक बार घटा के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 में से अगर आप 1/2 घटाओगे तो 2 दूनी 4, एक बार इन दोनों को जोड़ लें पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए हम घटा के, तो 2 में से 1/2 घटाओगे तो क्या निकल आएगा, 2 में से 1/2 निकाल घटाओगे तो कितना बचेगा 3/4 बचेगा। तो ऐसे ऐसे भी निकल आता है मेरा। तो इसके बाद देखते हैं, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 0.75। अब देख लीजिए 0.75 कहाँ है, ये दिया है, तो ये मेरा आंसर सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसे ये देखो मेरा आंकड़े वाला है, मतलब आंकड़े वाला क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए जो आपकी साड़ी दी हुई है। तो जैसे शहर है, जनसंख्या है, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग और शिक्षित लोगों का परसेंटेज, ये सारा डाटा दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर किसमें, शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत 1 दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए। तो हमें किस में निकालना है, शहर सी में, और किसका निकालना है, शिक्षित लोगों का। अब देखते हैं, हम किसी को नहीं देखेंगे, ओनली सी की बात करेंगे। तो सी में, सी की जनसंख्या कितनी है 150, और 150 लोगों में से 50 कैसे हैं शिक्षित और 100 कैसे हैं अशिक्षित। तो अब पूछ किसका रहा है, शिक्षित लोगों का। तो शिक्षित लोग कितने हैं, मानो 150, मानो कुल मिला के 150 में से 50 शिक्षित हैं और 100 अशिक्षित हैं। तो हम निकाल लेते हैं 150 में से कितने शिक्षित हैं, परसेंटेज ऑफ या शिक्षित लोगों का प्रतिशत, शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, शिक्षित लोग
बट्टे क्या हो जाएगा, कुल लोग या जनसंख्या। अब बात सी की हो रही है, तो सी की हम वैल्यू रखेंगे, सी शिक्षित लोगों का प्रतिशत। तो सी में देख लीजिए कुल लोग कितने हैं, वो शिक्षित लोग कितने हैं 50, और कुल जनसंख्या कितनी है सी में 150। तो ये काट दो, 5 5 तो ये 15, कितना ये 3 बार, अर्थात जो भिन्न आई वो क्या आया 1/3। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी कर दो 100 का, तो 1/3 इंटू 100, और 100 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 33.33%। जो भी दिया हो वही आंसर है, तो ये क्या होगा बी वाला। या 4 मत कर देना, अगर 4 होता, अगर यहाँ पे 6 आ जाते या 5 आ जाते तो यहाँ 4 कर सकते थे, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर, घर के किराए पर वीर कितना खर्च कर रहा है, कोई वीर नाम का लड़का है वो 15% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके बाद देखते हैं कि शेष का, यहाँ ये नहीं दे रहा है कि 15% इस पे 60% उस पे, तो ऐसे नहीं है, शेष का जो 15% खर्च करने के बाद बचा उसका 60%। तो यहाँ ये चीज हमें देखना पड़ेगा, ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन क्या करवा देते हैं, गलत करवा देते हैं। तो ये 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, यदि वह इतने की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखो इसका मैं एक कॉन्सेप्ट समझो, और ये सबसे सरल तरीका होगा। तो यहाँ समझ लीजिए, जैसे उसके पास प्रारंभ में था एक्स धन था, अब वो क्या कर रहा है 15%, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 15% उसने क्या कर दिया घर के खर्च में कर दिया, घर खर्च में कर दिया कितना 15%। अब तो शेष कितना बचा, मानो 100 में से आप 15% खत्म कर दोगे तो कितना बचेगा, 100 में से 15 करोगे तो कितना बचेगा 85, डायरेक्ट लिखो, तो 85 बट्टे क्या 100 ही तो बचा। अब ये आपका मूलधन हो गया, टोटल धन हो गया। अब इसका वो क्या कर रहा है, ये यही तो उसके पास बचा, अब वो क्या कर रहा है शेष ये बचा, तो शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। अब इसका 60% वो घरेलू खर्चों पर खर्च करता है, तो उसके पास बचेगा कितना, 60% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा 40% ही तो बचेगा, तो 40/100 कर दो यहाँ पे। अब इन्हें घरेलू खर्चों में व्यय करता है, यदि वह इतने की बचत करता है, अब यही तो बचा है उसके पास, वही उसके बराबर में लिख दो, कितना 2210, तो यही तो बचा है 40%। तो यहाँ इसके बराबर हो गया। अब हल कर लीजिए आप, तो ये यहाँ देख लीजिए 17, और यहाँ कितने हो जाएंगे 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, ये इससे कट गया। अब इसका डायरेक्ट कर दो आप मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा आपका 2210 इंटू कितना हो जाएगा 100, और बट्टे में कितना हो जाएगा 17 इंटू 2। तो ये देख लो 17 से काटो, 17 एकन 17, और कितने बचे 5, तो 17 3 51 130, 17 से ये खत्म हो गया। अब ये 2 से ये काट दो 50, तो 50 इंटू 130, 50 इंटू 130, 13 पंजे कितने होते हैं 65, और 2 जीरो की 2 जीरो आ गई। अर्थात जो कुल धन था, अर्थात उसके पास जो प्रारंभ में धन था या उसकी मासिक आय थी वो कितने रुपए थी 6500 रुपये। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा 6500 रुपये। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी आपका साड़ी वाला। यहाँ देख लीजिए कि आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से लेकर 2006 तक के दौरान कितना है। जो प्रतिवर्ष औसत वेतन है, मानो एवरेज इनकम है, तो वो कितना, एवरेज सैलरी 1 से लेके, अब यहाँ देख लीजिए साड़ी में, तो साड़ी कहाँ से शुरुआत होती है 2001 से, और कहाँ तक जाती है 2006 तक। अब 2001 से लेके 2006 के बीच में हमें औसत वेतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे सारे वेतन को जोड़ लेंगे, और 1 से लेके 6 तक तो टोटल कितने हुए 6 का भाग दे देंगे, जो भी आया आंसर वही मेरा आंसर होगा। तो देख लीजिए आप, यही काउंट कर लेते हैं, 0 की 0, दूसरे वाले में भी 0। अब 5 और 6 कितने हुए 11, 11 और 2 कितने हुए 13, 13 और 1 14, 14 और 2 कितने हुए 16, 16 की 6, एक हासिल हुई, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11,
11 और 5 16 और 16 और 5 कितने हो गए 21। यही तो हुआ। अब यहाँ देख लीजिए टोटल 6 साल में इनकम कितना है 21,600। यहाँ एवरेज वेतन आएगा। तो अब कितने सालों में 21,600 प्राप्त किए हैं 6 साल में, तो 6 का डिवाइड कर दो तो 1 साल में तभी तो आएगा, मानो एवरेज तभी तो निकलेगा। तो 36 और 18, 6 का भाग 3 में दोगे तो वो 6 का भाग 21 में दोगे कितने बार जाएगा 3 बार, बचेंगे कितने 3, और 6 यहाँ कितने हो गए 36, 6 का भाग 36 में दोगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, 2 जीरो बचे तो 0 की 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन सरल नहीं होते हैं, खाली बस इन्हें आप समझ लो बस, वो कुल मिला के टफ नहीं होते हैं, खाली समझने की बात होती है। जैसे आप समझ लोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 4:37 दोपहर के बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यूनतम कोण बनेगा। तो यार समझ लीजिए एक तरीका ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, लेकिन वह मैथ में रखा गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो इसे भी। एक ये मानो जो भी आपका क्या होता है, ये जो वॉच वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 फार्मूले रखने की कोई आवश्यकता नहीं, जो एक फार्मूला होता है उसी को हम रख लेते हैं। m बराबर क्या होता है 2/11, और फिर क्या होता है आपका 30 इंटू h, और प्लस माइनस क्या होता है थीटा। तो ये होता है। अब इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, न्यून कोण। और न्यून कोण, अब देखो ये भी समझ लीजिए, इसमें अगर न्यून कोण की बात करें या अधिक कोण की बात करें तो मेरा क्या होगा, यहाँ समझ लीजिए अगर न्यून कोण की बात करें तो हम माइनस लेंगे यहाँ पे, अगर अधिक कोण की बात करें तो हम क्या पे यहाँ पे क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, बस यही होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि प्लस माइनस दोनों दे रखे हैं ना यहाँ, तो इसमें से हम किसी एक का इस्तेमाल करेंगे अगर ऐसी कंडीशन दी है तो, क्योंकि इसके 2 आंसर आते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो बाह्य कोण हो जाता है उसका, और एक होता है मान लो अंतः कोण, तो इसके 2 कोण बनते हैं। अब वो न्यून कोण, तो न्यून कोण पूछ रहा है तो इसमें जो कम वैल्यू आएगी वही न्यून कोण हो जाएगा, अर्थात 90 अंश से कम होगा जिसकी वैल्यू। अब यहाँ निकाल लीजिए एम का मतलब होता है मिनट, जितने भी आपके मिनट हो रहे हैं वो यहाँ लिख दो। तो कितने मिनट हो रहे हैं 37, और 2/11 ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। और 30 एच का मतलब होता है हावर हैंड, जो घड़ी वाली सुई है, वो घंटे वाली सुई है, वो कहाँ पर है 4 पे, तो 4 लिख लो। अब यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, अब थीटा, क्योंकि न्यूनतम निकालना है तो हमें क्यों 2 वैल्यू निकालो, डायरेक्ट एक ही निकाल लो। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 37 इंटू कितने हो जाएंगे 11 बराबर, यहाँ कर लो आप हल, तो ये 3 चौक 12, 12 दूनी कितने हो गए 24, और माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू थीटा। अब ये इस तरफ लेके आओ, तो 11 7 77 और 11 3 33, 33 और 7 कितने हुए 40, 407। अब ये इस तरफ लेके आओगे तो माइनस के 240, और हाँ या प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का ले लो, जो भी वैल्यू है। माइनस कर लोगे तो चलो यहाँ प्लस कर लो, तो यहाँ क्या हो गया 2 थीटा। अब यहाँ देख लीजिए आप, इसमें से इसे घटा दो तो कितने बचेंगे 7, 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ कितना बचेगा 1, 3 में से 2 गए 1, बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 167/2, अर्थात 2/16, 2 3 6 और 1 बचा तो पॉइंट लगाओ 2 पंजे 10, अर्थात जो वैल्यू आई वो कितनी आई 83.5 डिग्री, इतने का एंगल बनेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा 83.5 डिग्री। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मेरा कि 900 मीटर की एक दौड़ में 900 मीटर की, इस क्वेश्चन को आप समझ लेना, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। कौन, सतीश। सतीश जो है वो किरण को 270 मीटर से पराजित करता है और राहुल को कितने से करता है 340 मीटर से पराजित करता है। तो इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। तो यहाँ समझने की बात है, जैसे ये मानो ये कोई रनअप है, ये कितने का है 900 मीटर का, मानो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब जैसे वो कहता है ये टोटल कितना है 900 मीटर है,
अब मानो यहाँ से पहला है कोई, तो सतीश तो पूरा कर रहा है। उसके बाद ये देख लो, ये क्या है आपका, सतीश किसको, किरण को। दूसरा ये सतीश का हो गया, ठीक, और ये हो गया आपका किरण का। तो किरण कहाँ तक गया है आपका, 270, टोटल 90 थी तो 270 ये कम हुआ। मानो ये दूरी है, ये कितनी है आपकी, 270, ठीक है, मीटर। तो जब ये 270 होगा तो यहाँ तक ये पहुँचेगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी 270 इसमें से घटाओगे तो कितने हो जाएंगे, 630 मीटर। अब देख लो तीसरा क्या दिया है आपका, तीसरा तीसरा क्या है, राहुल। कौन है, राहुल। तो राहुल कितना, 340, अर्थात ये दूरी है यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये 340, अर्थात वो यहाँ पहुँच गया तो राहुल खाली यहीं तक था। तो यहाँ पे ये राहुल कितना हो गया, ये 340, इसमें से कम करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 560, अर्थात वो 560 ही चलाता। अब हमें क्या देखना है, अब वो पूछ क्या रहा है कि इस दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। अब यहाँ हमें सतीश की बात नहीं करनी है, बात करनी है किरण और राहुल की। जितने समय में, मानो दोनों तीनों को समय तो बराबर लग रहा है, जितने समय में मानो किरण और राहुल, इन दोनों का रेशियो ही देख लेते हैं। किरण कितना चल रहा है, 630, तो उतने ही समय में राहुल कितना चल रहा है, 560। इससे ये खत्म, ये काट दो तो ये हो जाएगा 7 निम 63 और 7 अट्ठे 56, अर्थात जो रेशियो आया वो कितने का आया, 9:8 का आया। अर्थात किरण जितने में 900 मीटर चलेगा उतने में राहुल कितना चलेगा, कितना चलेगा, 800 मीटर। अगर बात करते हैं, अगर ये मानो 9 चलेगा तो ये 8 चलेगा, अगर ये 900 मीटर चलेगा तो राहुल कितने मीटर चलेगा, 800 मीटर। अब वो पूछ क्या रहा है कि कितने मीटर से पराजित करेगा। अब इन दोनों का अंतर निकाल लो, तो 900 मीटर अगर ये चलेगा तब ये 800 मीटर पहुंच पाएगा, तो अंतर कितना हुआ, 100 का, 100 का तो हुआ। तो अंतर कितना आया, 100, और यही पूछ रहा है कितने मीटर से पराजित करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 100 मीटर। तो ये खाली कॉन्सेप्ट है, आप समझ लोगे तो ये क्वेश्चन 20 सेकंड में हो जाएगा आपका, बस समझने की बात है। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है तो 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। यहाँ आप देख लीजिए कि एक कौन है, लॉन रोलर है, और लॉन रोलर है वो 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। मानो चक्कर लगा रहा है, अब 1 घंटे में कितने, 20 चक्कर, तो 20 चक्कर लगा रहा है, एक रोलर है, तो ये कैसा होगा, राउंड शेप होगा, राउंड शेप होगा, अर्थात किसके टाइप का होगा, एक वक्राकार या वृत्ताकार। तो यहाँ पे 20, जैसे 20 चक्कर 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने लगा रहा है, 20 चक्कर, और एक चक्कर होगा वो किसके, राउंड शेप में लगाएगा। तो राउंड शेप होगा तो वो राउंड शेप के लिए हम क्या करेंगे, एक वृत्त की परिधि तो होगी, परिधि के बराबर ही तो करेगा, वृत्ताकार होगा और वृत्त की परिधि के बराबर करेगा। और परिधि क्या होती है हमारी, 20 इंटू रोलर की परिधि, इतनी दूरी तो वो तय कर रहा है 1 घंटे में। अब यहाँ देख लीजिए 20, अब परिधि क्या होती है, 2πr। अब यहाँ देख लीजिए r की वैल्यू नहीं दी है, तो r की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो यहाँ 1 रख लो, तो 20 इंटू 20 दूनी कितने हो जाएंगे, 40, तो ये क्या हो गया, 40 पाई। अब 1 घंटे में कर रहा है तो 1 घंटे को हम किस में बदल सकते हैं, 60 मिनट में। 60 मिनट में इतना कर रहा है, अब वो पूछ कितना रहा है कि 25 मिनट में कितने रेडियन चलेगा। तो 25 मिनट में निकाल लो, 60 में इतना चल रहा है तो 25 में कितना चलेगा। मैंने कहा जो भी दिया होता है उसे हम भाग में, और जो पूछा जाता है उसे गुणा में। तो 40 बट्टे क्या हो जाएगा, पाई बट्टे 60 इंटू कितना हो जाएगा, 25, काट दीजिए 12, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 5। अब ये 4 से 4 दाई 40 और 4 तियो 12, तो अर्थात अब इसका देखो 10 पंजे 50, पाई बट्टे क्या हो जाएगा, 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात जो 25 मिनट में कितना वो चलेगा, 50 पाई बट्टे 3, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन
कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? क्या? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग समझते हो? जो खुद मानो उसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसका हमें एक क्या मिल जाता है? वर्गमूल मिल जाता है। तो इसमें देखो यह कैसी होती है? परमेय संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो कैसी होगी? परमेय होगी। अब ये देख लो 333 कभी किसी संख्या का वर्ग सुना है आपने? नहीं सुना है। यहाँ देखो 192 कभी सुना है? नहीं सुना है। 327 सुना है? कभी नहीं सुना है। इसमें एक ही खाली एक संख्या दिखाई दे रही है 441। ये कितने का होता है? 21 का होता है वर्ग। तो ये 21 का वर्ग होता है कितना? 441। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? बी होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शटल कॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने एक शंकु के छिन्नक जैसा है। तो छिन्नक का व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। मानो छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर है और जो आंतरिक व्यास होगा वो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर है। तो पूरे शटलॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये समझना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ समझ लेते हैं हम। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो निकाल लीजिए। अब ये व्यास दिया है तो इसे हम त्रिज्या में बदल लेंगे। तो यहाँ R1 कितना हो जाएगा आपका? 5 का आधा करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और R2 2 सेंटीमीटर दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब हाइट की बात करते हैं। तो हाइट आपकी कितनी टोटल हाइट दी है? कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो एक ही उसमें से कम हो जाएगा। तो जो उसकी जो छिन्नक की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी? केवल 6 सेंटीमीटर। क्योंकि टोटल हाइट दी है उसने 7 सेंटीमीटर तो एक तो ये निकल ही जाएगी। एक किसकी निकल जाएगी? आपका जो नीचे क्या दिया होगा आपका? अर्धगोला। तो अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना है? आंतरिक 1 है, इसी पे तो रखा है। तो एक ये निकलेगी। टोटल हाइट 7 दी है तो कितनी बचेगी आपके पास? 6 सेंटीमीटर ही तो बचेगी। तो जो हाइट है किसकी? शंकु छिन्नक की, वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम देख लेते हैं। अब शंकु छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के निकालने के लिए मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? L। और L बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब लेकिन R की जगह हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? जो R1 माइनस के R2 करना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ आप निकाल लीजिए। तो L इजिकल टू एच की वैल्यू कितनी है? 6 और यहाँ देखो R1 की वैल्यू कितनी है? 2.5। वो ये सॉरी यहाँ हटा दीजिए, पूरे पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क होगा। तो यहाँ पे देखो तो 2.5 माइनस के क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग। तो आप निकाल लीजिए। यहाँ रूट में कितना हो जाएगा? 36 और प्लस यहाँ 2 मानो 2.5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5 और 1.5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.25। अब इसका वर्ग करोगे 15 15 कितना होता है? 225। 2.25 हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा? 38.25। अगर इसका आप वर्गमूल लोगे तो लगभग आ जाता है आपका 6.18 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना सेंटीमीटर। तो इसका नीचे और देखते हैं। अब वो पूछ रहा है कि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शटल कॉक का। ठीक है, तो शटल कॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शटल कॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो शंकु छिन्नक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका? अर्धगोले का। अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। अब यहाँ दोनों का निकालना है। अब यहाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो लगाओ इनके फॉर्मूले और रखो वैल्यू। तो शंकु छन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे क्या होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अब कैसा है ये छिन्नक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे R1 माइनस R2 इंटू एल, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। और आर यहाँ पे कौन सी होगी 2 वाली, तो R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई ले लिया कॉमन, और यहाँ पे अब क्या बचा R1 माइनस R2। ये हमें पता है कि R1 माइनस R2 कितना आता है 1.5, ये 2.5 है, ये 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.5। एल का मान कितना है 6.18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू R1 वो R2 कितना है 1 का वर्ग करोगे। अब ये आप कर लो। अब इसकी वैल्यू कितनी 22/7। अब यहाँ करो 15 × 120 और 15 × 15, 15 और 12 कितने हुए 27, और 15 × 90, 90 और 2 कितने हुए 92। पॉइंट लगा लो 1 2 3। तो ये वैल्यू हुई। उसके बाद देख लो 2, तो 22/7 इंटू 9 2 कितने हो जाएंगे 11.27। अब 7 से काट के देख लीजिए जो भी कट रहा हो, ये काटो तो 7 एकन 7, कितने बचे 4, तो 7 छिंगे 42 और 7 एकन 7। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ कर लो मल्टीप्लाई जो भी हो, 22 से एकन 22, 22 एकन 22, 22 छिक्का 132, 132 और 2 134, और 22 एकन 22, 22 और 13 कितने होते हैं 35। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 35.42। कोई मिस्टेक हुआ है? तो चलो हम देख लेते। इसके बाद हम देखते हैं चलो हम देखते हैं इसके फॉर्मूले लिख लो। तो जैसे इसका क्या हो जाता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, आर की जगह मेरा क्या हो जाएगा R1 माइनस के R2 इंटू एल, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ होता तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता। अब आर की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे R1, कौन सा R1 का स्क्वायर, तो वैल्यू रखो। अब यहाँ पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई कॉमन हो गया आपका। अब 2 R1 माइनस के R2 क्या होता है आपका, हमें पता है कि ये 2.5 है, ये 1 है, तो यहाँ क्या होगा 1.5। एल का मान कितना था 6.18 प्लस 2, और यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 1, यही तो है। अब 2 यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जैसे 22/7 इंटू 2,
अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 15 एकन 15, 15 बारह 27 और 15 छिक्के 90, 90 और 2 कितने हो गए 92, कितने 92 पॉइंट यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 और 1 3। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इसे आप देख लीजिए कि 22/7 इंटू 2 और यहाँ भी इंटू लगा दो। अब 9 और 1 कितने हो जाएगा 10, 10 दशमलव कितना हो जाएगा 27। अब ये इसका कर लो आप जो भी हो गुणा भाग, तो करो आप, तो 7 से ये काट दो आप, कटें तो 7 एकन 7, 7 एकन 7 बचे 3, 7 चक 28, 28 कितने बचे 4, 48, 7 छिंगे 42 और 7 सत्ते 49, लगभग 7 बार। अब इसका यहाँ कर लो आप गुणा भाग, तो 44 इंटू 1.47 कर लो जो भी आया आंसर। या 22 का कर लो तो 22 सत्ते 140 और वो 22 सत्ते 154, 154 आसुल्ला की 15 और 22 से कितने हुए 88, 88 और 15, 88 और 15 103 और 22 सेकंड 22, 22 और 10 32। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी है। मतलब दो भिन्नों का योग कितना दिया है 5/6, इनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। जैसे दो भिन्नों का योग दिया है कितना 5/6, इनमें से एक ये दी है तो दूसरी बताओ, तो सीधी बात है योग में से जो दी है उसे घटा दो, दूसरी भिन्न अपने आप पता चल जाएगी। जैसे आपकी फर्स्ट भिन्न दी है 3/4 प्लस दूसरी x मान लो, और इन दोनों का योग कितना दिया है आपका 5/6, तो x की वैल्यू निकाल लो 5/6, 5/6 माइनस के कितना 3/4। अब करो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 5 दूनी 10 और यहाँ 3 तरफ 9। अब कितना बचा 1/12, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/12 और x मेरी क्या थी दूसरी भिन्न थी, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा डी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो ये नया सा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। मतलब जो फर्स्ट 5 के ट्रायंगल नंबर्स हैं उन्हें हमें ज्ञात करना होगा। तो देख लो जो पहली या फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, तो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 0 + 1। अब इससे योग करोगे तो क्या आ जाएगा 1। अब सेकंड देख लो, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा आपका 0 + 1 + 2। अब इसका काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब थर्ड निकाल लो, तो थर्ड भी आपका क्या हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3, तो ये कितने हो जाएंगे 6। उसके बाद देखो फोर्थ, तो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4। अब ये कितने हो जाएंगे आपके 10।
कितने हो जाएंगे 10। उसके बाद पांचवा निकालो, फिफ्थ। तो फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये कितने हो जाते हैं आपके 15। तो कुल मिला के अब इन सब को क्या कर लो, जोड़ लो, और जोड़ने के बाद कितनी ये संख्या है 5 है, 5 का भाग दे दो, जो भी आंसर आए वही आपका आंसर होगा। तो 1 + 3 + कितने 6 + 10 और +15 अपॉन कितना हो जाएगा 5। जोड़ लो, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 कितने हुए 35, अर्थात 35 बट्टे क्या 5, 5 से कितने बार गया 7 बार। तो ये एवरेज निकल आया, अर्थात कितना होगा आंसर 7। तो ये समझ लेना, ये नई टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। तो क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है। देखो क्रिस और पार्थिव नाम के दो व्यक्ति हैं, वो क्या है कि क्रिस है वो पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। एक तरफ लिख लो क्रिस और दूसरा नाम है पार्थिव। ठीक, तो जो क्रिस है वो क्या है, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा। अगर पार्थिव की एज x है तो क्रिस की कितना हो जाएगा x + 5। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, छोटा है तो मतलब माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा x - के 5। अब वो क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। अब बात कितने की हो रही है 8 वर्ष पहले की, तो 8 वर्ष पहले चलते हैं। ये तो वर्तमान हो गया, ये तो प्रेजेंट एज हो गई। अब 8 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, और पहले चलेंगे तो जो वर्तमान एज में से हम घटाएंगे ही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - के 5 ये और -8 ये। पार्थिव का भी देख लो तो यहाँ क्या हो जाएगा x - के 8, तो ये क्या हो जाएगा x - के 13 और ये हो जाएगा x - के 8। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक था। क्रिस के उम्र का कितना 3 गुना और पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक था। कुल मिला के इन दोनों की एज का अंतर कितना था 10, तो इसका 2 गुना से कितना अधिक था, जितना अधिक होगा बितना ही हम बराबर में लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, 3x माइनस के 13 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे 39, और 2 का x से तो 2x, साथ में चिन्ह का भी करते चल रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 अट्ठे 16 बराबर 10। अब यहाँ आप देख लीजिए, अब ये माइनस के ये प्लस के तो कितना बचेगा, खाली x ही तो बचेगा। 3x में से 2x जाएंगे तो x। अब यहाँ देखिए प्लस के 16 और माइनस के कितने हैं 39, तो यहाँ कितने बचेंगे माइनस के कितने ज़्यादा हैं 23 बराबर 10। अब ये 23 उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के ही तो हो जाएंगे। 23 + 10 ये अर्थात टोटल कितने हो गए 33। अब वो पूछ के रहा है कि क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है। अब क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है x - 5, तो प्रेजेंट एज ऑफ क्रिस कितना हो जाएगा x - 5, x की वैल्यू कितनी निकली है 33, तो 33 - के 5 अर्थात कितने हो गया 28 ईयर। तो जो क्रिस है वो वर्तमान में कितने का है 28 साल का है। देखो इसमें कहाँ है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे अब 60% मानो 60 रुपए में खरीदा, 25% का उसने लाभ लिया, तो मूल्य उसका कितना हो जाएगा 125%। तो जैसे डायरेक्ट निकालो क्वेश्चन, जैसे 60 है, पहले 60 था लेकिन अब वो कितना हो गया 125 बट्टे 100,
यहाँ पे काट दो तो 25 पंजे 125, 25 100 और 4 से ये कितने बार 15 बार, 15 पंजे वो 15 पंजे कितने हो जाएंगे 75। यही मेरा क्या होगा आंसर। तो इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, इसे दूसरी तरह से भी और कर सकते हैं, जैसे 25% किसी संख्या का कितना होता है 1/4। पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 5। ठीक है, तो जो भिन्न है वो क्या बन जाएगी, पहले 5/4 ही तो बन जाएगी। अब 5/4 किसका निकालना है 60 का, तो 4 से ये काट दो 15, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दिए गए प्रश्न का ध्यानपूर्वक पढ़ें, बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। अब कथन आपका दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं, कथन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं a, b, c, d और e में से विषम संख्याएं कौन सी हैं, ये आपका कथन दिया है। मानो a b c d e में से विषम संख्याएं कौन सी है। अब आपके वक्तव्य स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपका कि a b c d और e प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, क्या इसमें से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी समय कौन सी विषम है। तो ये पहला कैसा हो जाएगा कथन, अमान्य हो जाएगा। फर्स्ट कथन कैसा हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। दूसरा भी देख लो कि b अभाज्य संख्या है। अब b अभाज्य संख्या है, पर हमें इसमें अभाज्य और भाज्य से मतलब नहीं था, सम और विषम से मतलब था। यहाँ ये कह देता कि b एक सम संख्या है या विषम संख्या है, तो इसका आंसर किससे निकल आता, b से निकल आता। लेकिन क्या है, b एक अभाज्य संख्या है, इसमें भाज्य और अभाज्य की कोई बात ही नहीं है, बात हो रही है सम और विषम की, तो दूसरा भी गलत। अब इसमें देख लो कौन सा दिया है जिसमें दोनों कथन अपर्याप्त हैं। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो कथन फर्स्ट और ना ही सेकंड पर्याप्त है, तो यही वाला उत्तर होगा सही। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, तो ये देखना है, काफ़ी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको जो एग्जाम होंगी आगामी, उनमें भी। तो 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफार्म को कितने सेकंडों में, 42 सेकंडों में पार कर देती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। देखो जब कोई ट्रेन होती है वो क्या करती है, प्लेटफार्म, मानो ये प्लेटफार्म है तो इसे तो पार ही करेगी, लेकिन वो क्या होगा, पार जब करेगी जब वो अपनी लंबाई को भी पार कर देगी। किसको, अपनी लंबाई को भी पार कर देगी। मानो ये ट्रेन है, ये क्या है, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है। जब ये ट्रेन निकल जाएगी तभी तो इसकी लंबाई पार हो पाएगी, तो ट्रेन की भी तो कुछ लंबाई होगी। तो वो क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन, मानो 150 मीटर लंबी ट्रेन ये है और मानो पुल की लंबाई x है। एक देखो प्रैक्टिकली रूप से समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ऐसे क्वेश्चनों में लड़के फंस जाते हैं। तो ये क्या है, x तो मानो पुल की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई 150 है, तो कुल मिला के ट्रेन इस पुल को पार जब ही कर पाएगी जब वो अपनी लंबाई को भी पार कर लेगी। मानो उसका आखिरी डिब्बा यहाँ से निकलेगा तब वो माना जाएगा कि हाँ अब ट्रेन क्रॉस हो चुकी है। तो ये देख लो, अब यहाँ देखो वो कितने मिनट में करती है, 42 सेकंड, सॉरी सेकंडों में दिया है टाइम, तो 42 सेकंड में। अब चाल उसकी क्या है 54, तो चाल को हम देखो ये सेकंड दिया है, ये मीटर दिया है, चाल दी है किलोमीटर पर घंटे में, तो इसे मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 54 और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का, तो 18 तिया 54, अर्थात जो बी आई वो मेरा कितना आया, अर्थात वेग आया या चाल आई वो 15 मीटर पर सेकंड हो गई। अब निकाल लीजिए आप। और दूरी बराबर क्या होता है मेरा, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल इनटू समय। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब दूरी क्या है, दूरी की x ये और 150 ये, तो x प्लस 150 ये हो जाएगी। और चाल उसकी कितनी निकली है 15, और समय कितना दिया है 42। अब कर लो आप, तो 15 दूनी 30 और 15 चक 60, 60 और 3 कितने हुए 63। अब x की वैल्यू निकालना है मुझे, तो x प्लस 150 और यहाँ x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 630 माइनस के 150। अब जो भी वैल्यू आए 0 से 0, अब यहाँ कितने हुए 13, 13 में से 5 गए तो 8,
और यहाँ कितने हो गए 6, 6 क्यों 5 ही रहे, 5, 5 में से 1 गया तो 4। अर्थात जो किसकी लंबाई, जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो कितने मीटर होगी, 480 मीटर होगी। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 0.432। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताओ। तो यहाँ देख लो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इनटू पहली संख्या कितना दिया है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर इन दोनों का गुणनफल कर लो। तो पहली संख्या कितना दिया है 1.6 इंटू दूसरी संख्या x मान लो बराबर कितना हो जाएगा 4.32। अब x बराबर कितना होगा 4.432 बट्टे 1.6। अब यहाँ देख लो इसका एक पॉइंट पीछे ले जाओगे तो इसका भी पीछे चला जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.32 उसके बट्टे में हो जाएगा 16। 16 से काट दो आप, काटो। क्या 16 का भाग 4 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो पॉइंट लगाओ। तो अब ये कितने हो जाएंगे, मानो 43 हो गए। और 43 में 16 का भाग दो तो 16 दूनी 32, 16 थी 48, तो 48 ज़्यादा होते हैं 43 से, तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 16 दूनी 32, कितने बचे 11, 11 बचे। तो ये तो कितने हो गए 112। और 16 का भाग पहाड़ा पढ़ो, 16 का ऐसा भाग दो 112 में जाए तो 16 अट्ठे कितने होते हैं 16 पंजे 80, 16 छिंगे 96, 16 सत्ते कितने होते हैं 112। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 0.27। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न को हल करें। तो -4 और ये दिया है -4, फिर कोष्टक में दिया है 19 माइनस के, फिर कोष्टक -2 इंटू कोष्टक में -8, फिर मिडला कोष्टक 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ज्ञात करो। मानो जो भी है इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देख लीजिए आप, तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसे हम किसकी तरह करते हैं, बोर्ड मास की तरह। तो जैसा भी दिया हो, अगर ब्रैकेट में भी ये चीज़ मानो डिवाइड या मल्टीप्लाई या जो भी कुछ दिया है तो उसमें भी हम इसी हिसाब से तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस का, पॉइंट वो -2 का और -8 का। तो माइनस और 2 -8 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16। तो -4 और 19, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, और प्लस माइनस का फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, यही हुआ। अब यहाँ देख लो ये कितने बचे, प्लस के 3 बचे, तो -4 और इंटू प्लस के 3, तो ये कितने हो जाएंगे -12। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, और 4 3 और 12। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा इसका, ए। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। और मानो कोई हमारा समीकरण दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस के 10 स्क्वायर, वो 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 है। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो आपकी किसके बीच वेरिएट करेगी, x की वैल्यू आएगी वो 0 और 90 के बीच में होगी, किसके 0 और 90 डिग्री के बीच में होगी। तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है जो कि 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये दिया है 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। अब हमें एक चीज़ पता है कि हमारी सब संख्याएं होती हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम क्या भी कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी अगर ऐसी फॉर्म आ जाए तो हम 1 रख सकते हैं, और 1 रख सकते हैं तो उससे मेरा शायद आंसर भी हल हो सकता है, निकल सकता है। तो यार देखो ये 2 दिए हैं तो 2 की जगह हम क्या करते हैं इसे अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, अब ये हो तो गया 2 सेक स्क्वायर हो गए कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 5। अब यहाँ हमें किसकी फॉर्म दिखाई दे रही है, इसी की फॉर्म दिखाई दे रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स यही है। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एक रख सकते हैं या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो सेक स्क्वायर एक्स
अब 5 माइनस के 1 हो जाएगा बराबर कितना बचेगा 4। अब इस पर भी वर्ग चढ़ाए तो इस पर भी हम वर्ग चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स। अब 4 हमें पता है किसका वर्ग होता है 2 का। अब घात से घात खत्म हो गई, तो ये जो वैल्यू है सेक एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। या दोनों का वर्गमूल भी ले सकते हैं हम, समझे, दोनों पक्षों को वर्गमूल लोगे तो भी उसका भी वर्ग खत्म हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो दो वैल्यू सेक थीटा में, मानो सेक के जो अनुपात दिए होते हैं उसमें कितने डिग्री पे होती है। तो ये मानो सेक में दो कितने डिग्री पे वैल्यू होती है, तो 2 किसके बराबर होता है 2 बराबर, मानो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं सेक 60 लिख सकते हैं या नहीं। तो सेक 60 डिग्री। अब देखो यहाँ भी सेक यहाँ भी सेक, तो सेक से सेक खत्म, अर्थात जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 60। तो यही वो कह रहा था कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बीच आएगी, किसके बीच आएगी 0 और 90 के बीच, ये दिया रहा है किसकी आएगी 0 और 90 के बीच। तो यही मेरा क्या होगा सही आंसर, देख लीजिए 60 कहाँ है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कि दीप्ति ने 175 रुपए में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु उसने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने इसे 161 रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत की हानि हुई। तो हानि का परसेंटेज निकालना है, हानि या लॉस का परसेंटेज। अब यहाँ देख लीजिए ये क्या होता है, हानि के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मानो आपका विक्रय मूल्य मानो कॉस्ट प्राइस होता है CP माइनस SP बट्टे क्या करते हैं CP इंटू 100। आप देख लीजिए CP इसका कितना था 175 रुपये उसकी कीमत थी, बेचा कितने में 161 में, यही तो सेलिंग प्राइस होगा। और बट्टे CP कितना है 175, जो भी आए निकाल लीजिए, इसमें से ये घटा हुए तो यहाँ कितने बचेंगे 4 और यहाँ कितना बचेगा 1, तो 14, 14 बट्टे कितने हो गए 175 इंटू 100। अब ये 100 किस लिए करें, यहाँ भी 100 कर लीजिए आप बराबर। तो अब यहाँ काट दो, तो 25 चक 100 और 25 सत्ते 175, 7 से ये कटेगा 7 दूनी 14। अब क्या बचा 2 इंटू 4, तो ये कितने हो गए 8, अर्थात जो हानि हुई है वो कितनी हुई है 8%, अर्थात सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 10% का लाभ को प्राप्त 10% का लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए था। मानो जो आपका मूल्य दिया है विक्रय मूल्य, इसमें कितना 10% क्या लाभ भी शामिल है, कितने में 440 में, अर्थात ये कितने के बराबर हो जाएगा 110% के बराबर। यदि 370 रुपए में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो निकाल लो यहाँ से। जो 440 दिया है, मानो हर चीज अपने आप में 100% होती है, और उस पर 10% का लाभ और ले लिया तो कितना हो गया 110 हो गया, अर्थात 110% कितना दिया है 440 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 440 इंटू 100 अपॉन 110, तो ये काट लो, तो ये देखो 11 4 44 और 0 से 0 खत्म, तो ये कितने हो गए 400, अर्थात जो इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 400 रुपये। ये क्या होगा आपका जो 400, ये क्या होगा आपका CP, और जो 440 था ये आपका क्या था SP। अब वो पूछ रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर वस्तु को हानि प्रतिशत बताओ, तो हानि बे निकालो लॉस परसेंटेज कितना, तो 400 माइनस के कितने में बेची गई है 370 में, और उसका प्राइस कितना था 400 ही तो था, तो निकाल लो 30 बट्टे कितना हो गया 40 इंटू क्या 100, यहाँ भी 100 करो बराबर। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, 4 से ये कितने बार 25 बार, 25, हाँ हाँ यार 400 है 40 नहीं है 400। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 25 3 75, और बट्टे कितने बचेंगे 10। अब इसका इसमें भाग दोगे तो कितना बचेगा 7.5%, यही आंसर होगा।
तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतने हो जाएगा। तो साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, तो सतीश की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिए हैं, साई और दूसरा क्या दिया है आपका, सतीश। तो साई की अभी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज तो दिया है, साई की कितना है 5 और सतीश की तब कितना है 4, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है 11:9। अब देखो कितने वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद, ठीक है, बाद की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3 इधर 3 इधर, क्योंकि भाई 3 वर्ष बाद दोनों की है तो है, दोनों का अनुपात ये हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए तो 11×4 = 44, अंतर देख लेते हैं जो भी है, 44 वो 9×5 = 45 और 11×4 = 44, तो 45 माइनस के 44 इक्वल टू, अब इन दोनों का अंतर देखो क्योंकि यहाँ तो अंतर सेम ही है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2, और जितना भी इन दोनों में अंतर है यहाँ भी सेम है, तो इसका क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो 45 में से 44 गए तो क्या बचा 1, और यहाँ कितने हो जाएंगे 6, अर्थात 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 6। अब वो पूछ के आ रहा है कि सतीश की वर्तमान आयु बताओ, तो सतीश की वर्तमान आयु देखनी है। सतीश की वर्तमान आयु क्या थी 4, अब ये 3 वर्ष बाद ही तो थी, आफ्टर, तो यही तो था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रेजेंटेज कितना है, सतीश प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा, सतीश की प्रेजेंटेज कितना है 4, और 1 की वैल्यू है कितना 6, तो ये 4 है, तो 4 में 6 का गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 6×4 = 24, यही है, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। तो देखो जितना उधर कम हो रहा है उतना ही उधर जुड़ रहा है, तो ये हमें कुछ कठिन नहीं है क्वेश्चन, खाली समझने की बात है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि 5/6 से कम है। तो 4/7 से अधिक है और 5/6 से क्या है कम है, तो यहाँ जिधर कम कह रहा है उधर तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जितना अधिक कह रहा है वो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो वो क्या कह रहा है कि 4/7 से उतना ही अधिक है, तो जहाँ अधिक कहेगा वो हम घटा देंगे और जहाँ कम कहेगा वहाँ जोड़ देंगे, तो ये आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे 4/7 से उतना ही अधिक है, तो उतना ही मैंने ये क्या कर दिया घटा दिया। अब वो कह रहे 5/6 से जितना हुआ 5/6 से कम है, तो 5/6 में कम है, तो भाई अगर उसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हल कर लो, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, तो 4/7 अब एक तरफ ले आओ, 4/7 से उतना ही अधिक है, तो ये उल्टा हो गया, इतना अधिक है उतना ही कम है, यहाँ ऐसे करेंगे। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। तो देखो भाई जितना अधिक है तो हम उसमें जोड़ देंगे और जितना कम है उसमें हम घटा देंगे, तो सीधी बात है। यहाँ करो तो 4/7 + x, और यहाँ हो जाएगा आपका इक्वल टू
क्या है आपका 5/6 माइनस के एक्स। अब आप हल करो। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना कि वह 5/6 से कम है। ठीक है, तो भिन्न की बात कर रहा है तो एक तरफ तो हम उसमें से घटा देंगे, एक तरफ हम जोड़ेंगे। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है। तो x माइनस के क्या करेंगे 4/7। अब वो कह रहा है कि जितना वह 5/6 से कम है। तो यहाँ क्या करेंगे 5/6 माइनस के एक्स, यही होगा। इसके बाद कर लीजिए आप सॉल्व। तो चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, यहाँ कितने हो जाएंगे एक्स ये और एक्स ये, तो 2x हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 5/6 और ये इस तरफ माइनस के हैं तो उस तरफ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के 4/7। हल कर लो। तो 7×5 = 35 और 6 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने 24 आएंगे और बट्टे 7 का 6 से करोगे तो 42। कर लो हल। तो 2x = 4 और 5 9 और 3 और 2 5 बट्टे कितने 42। अब x की वैल्यू निकालना है तो x = 2 नीचे आ जाएंगे तो 59/42 दूनी कितने होते हैं 84। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दो दशमलवों का गुणनफल इतना है, यदि एक दशमलव संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो दशमलवों का गुणनफल, जैसा कि आगे भी ऐसा क्वेश्चन था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि दो दशमलवों का गुणनफल इतना है और एक दशमलव इतना है तो दूसरा संख्या ज्ञात करो। तो देख लीजिए वो ये एक दशमलव कितना है 1.6, दूसरा x मान लो, दोनों का कितना हो जाएगा 0.768। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.768 बट्टे 1.6। अब ये पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, एक पीछे भी दशमलव खिसकेगा और यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा 7.68 बट्टे कितना हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू निकाल लो। तो 16 का इसमें दोगे क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाओ कितना हो गया 76। 16 का ऐसा पारा पड़ोगे मतलब वो 76 से ज़्यादा ना हो, तो 16×3 = 48, 16×6 = 64, 16×5 = 80, तो 80 ज़्यादा होते हैं तो कितने बार जाएगा 4 बार। और यहाँ कितने बचे 12 और 16×8 कितने होते हैं 128। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से कौन निम्नलिखित समीकरण में मतलब जो प्रश्न चिन्ह है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। जैसे आपका दिया है 122 प्लस 345 माइनस के 1×1011 डिवाइड बाई 337। तो ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ देखो तो 122, उसके बाद क्या दिया 345, उसके बाद 1×1100 वो सॉरी 1011 डिवाइडेड बाई 337, इसे x मान लो। तो अब यहाँ देखो हमें दिखाई दे रहा है कि देखो अगर इसमें 300 से भाग दे दोगे आप तो 3 तरफ 9, 9 के बाद कितना बचेगा, मान लो 111, और 111 किससे डिवाइड होता है 37 से। तो हमें ये पता चल रहा है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये वाली संख्या 337 से कितने बार 3 बार। तो देख लीजिए तो 122 प्लस 345 माइनस के 1×3 = x। अब यहाँ देख लीजिए ये दोनों प्लस की संख्या है तो उन्हें जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 हुए, 4 और 2 6 हुए और 3 और 1 4 हुए और 3 1 3 माइनस के 3 = x। 3 इसमें से घटाओगे तो कितने बचेंगे, 7 में से 3 गए 4, 464।
यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कुल मिला के यही है, जो भी आपके जो एग्जाम थी, जो चौथा सेट था, जो 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का था, 10 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे आपके करा दिए गए हैं। तो आप सभी से बस कहना है कि जो हमारा एप्लीकेशन है मार्केट स्टडी नाम से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें। जिससे क्या होगा, उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकेंगी। जैसे इस वीडियो का जैसे पीडीएफ वगैरह होता है, तो वो भी सारा इसी पे ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो और इस पर जो भी फ्री टेस्ट वगैरह हैं, फ्री पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, ये सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और उस पर फ्री मॉक टेस्ट है वो लगा के देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खरीदें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।